बिना हिजाब, होठों पे सिगरेट और हाथ में जलता हुआ लीडर का पोस्टर। ये गुस्सा नहीं था, ये खौफ का खात्मा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसने राजतंत्र से लेकर धार्मिक शासन तक एक लंबा और दर्दनाक सफर तय किया है, ईरान। जब हम ईरान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है हिजाब, स्ट्रिक्ट लॉज और प्रोटेस्ट। लेकिन ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक पुरानी सिविलाइजेशन है जहां पावर और लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सालों से चलता आ रहा है। आज ईरान में जो हो रहा है वो एक दिन में शुरू नहीं हुआ, इसकी जड़ें हिस्ट्री में छुपी हुई है। पहले ईरान पर एक किंग रूल करता था, द शाह ऑफ ईरान। उस टाइम ईरान काफ़ी मॉडर्न था, महिलाओं के लिए हिजाब मैंडेटरी नहीं था, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस था, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन सब ओपन था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, पावर सिर्फ ऊपर थी, किंग और एलाइट के पास। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। 1979 में ईरान में एक बड़ी रेवोल्यूशन होती है। किंग का एरा खत्म होता है और पावर चली जाती है रिलीजियस लीडर के हाथ में, अयतुल्ला खामनेई के पास। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। यहाँ रिलीजन सिर्फ बिलीव नहीं रहता, लॉ बन जाता है। हिजाब मैंडेटरी होता है, रूल्स और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बाद में लीडरशिप आती है अयतुल्ला अली खामनेई के पास, जो आज भी ईरान के सुप्रीम लीडर है। इस सिस्टम में इलेक्शन होते हैं, लेकिन फाइनल पावर एक ही जगह रहती है, स्पीच कंट्रोल, इंटरनेट कंट्रोल, लाइफ स्टाइल कंट्रोल और सबसे ज़्यादा कंट्रोल महिलाओं पर होता है। कपड़े कैसे पहने जाए, कैसे जिया जाए, सब ऊपर से डिसाइड होता है। 2022 में एक इंसिडेंट होता है जो ईरान के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक यंग गर्ल महासा आमिनी जिसने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था, उसके कुछ बाल हिजाब से बाहर आ रहे थे। इस वजह से मॉरलिटी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जहां 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई और यह घटना देश भर में विरोध का कारण बनी। लेकिन सिर्फ महासा ही नहीं, दूसरी लड़कियां भी इस आंदोलन का चेहरा बनी। निका साकरामी, सरीना इस्माइल ज़ादा, हादिस नजाफी। ये आंदोलन सिर्फ हिजाब के खिलाफ नहीं था, ये चॉइस, डिग्निटी और फ्रीडम के लिए था। कुछ हफ्तों से ईरान में फिर से बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। इस बार सिर्फ हिजाब नहीं, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और इकोनॉमिक कोलैप्स भी वजह है। सरकार ने इंटरनेट और दुनिया से संपर्क तक बंद कर दिया है, लेकिन आवाज़ रुक नहीं पाई। इस मूवमेंट में स्लोगन से ज़्यादा सिंबल्स पावरफुल थे। एक लड़की बिना हिजाब, होठों पे सिगरेट और हाथों में जलता हुआ खामनेई का पोस्टर। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मैसेज था। सिगरेट रिवेलियन, हिजाब न पहनना चॉइस, पोस्टर जलाना डर का अंत। मैसेज क्लियर था, तुम हमारी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रम्प क्यों खुले तौर पर ईरानी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? ट्रम्प ने कहा है कि अगर ईरान सरकार शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों को मारती है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। यह बयान केवल नरमी की बात नहीं, एक ताकत का संदेश भी है। लेकिन ध्यान से समझिए, ट्रम्प सीधे तानाशाही को उखाड़ फेंकने की बात नहीं कर रहे। उनका कहना है कि अगर अत्याचार जारी रहा तो अमेरिका ऐसा कदम उठाएगा जो ईरान को दर्द देगा। और अगर बात करें इजराइल की, तो ईरान का नाम अक्सर इजराइल के सामने आता है। उसके पीछे कारण है क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु शक्ति। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि वे मानते हैं कि इससे मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ट्रम्प का समर्थन और इजराइल की चिंता, दोनों में यहाँ वर्ल्ड पावर का खेल छिपा है। दरअसल ईरान और अमेरिकी इजरायली संबंध एक अलग इतिहास है। 1979 क्रांति के बाद अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव शुरू हुआ। एक्चुअली इस सबके पीछे एनर्जी रिसोर्सेज, रीजनल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल पावर बैलेंस का गेम है। लेकिन क्या सच में ट्रम्प ईरान को आज़ाद करना चाहता है या उसका मकसद कुछ और है? जवाब सीधा है। ट्रम्प और अमेरिका सरकार क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही ईरान की सेना और परमाणु शक्ति पर नियंत्रण भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। ये सिर्फ हिजाब या प्रोटेस्ट का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर गेम है। अमेरिका, इजराइल, ईरान, न्यूक्लियर फियर, मिडल ईस्ट कंट्रोल, ऑयल इन्फ्लुएंस और पावर बैलेंस, और बीच में ईरान की पब्लिक। ईरान के लोग सिर्फ एक चीज चाहते हैं, अपनी जिंदगी पर अपना हक, और दुनिया की बड़ी पावर्स अपनी अपनी स्ट्रेटेजी खेल रही है।
सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है जब पावर और आम लोग टकराते हैं तो कीमत हमेशा लोग ही क्यों चुकाते हैं। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये पावर वर्सेस लोगों की कहानी है जो दुनिया के हर कोने में रिपीट होती है।